गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पेपर रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का के द्वारा, जिसमें कि बताया गया है कि इनकम और वेल्थ जो है इंडिया के टॉप 1% लोगों की 22.6% और 40.1% रही है रिस्पेक्टिवली, जो कि अभी तक का हाईएस्ट लेवल है। ठीक है। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब बेसिकली एक रिसर्च सेंटर है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और ये रिसर्च जो है ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनामिक्स पर करते हैं, और ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं लार्ज इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स के साथ। ठीक है। तो अगर हम की टेकअवेज देखें वर्किंग पेपर जो कि पब्लिश किया गया है WIL द्वारा, तो 4 इकोनॉमिस्ट ने मिलके इसके ऊपर जो है ये रिसर्च किया है, और इसमें बताया गया है कि ये टॉप 1% जो है वो इनकम और वेल्थ का शेयर रखते हैं, 22.6 और 40.1% रिस्पेक्टिवली। इंडिया जो है उनमें टॉप 1% का जो इनकम शेयर है वो सबसे हाईएस्ट जो वर्ल्ड में है उनमें से एक है। ठीक है। इवन जो है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और US से भी ज़्यादा हाई है। पेपर में ये भी कहा गया है कि लेवल्स ऑफ डिस्पैरिटी जो है वो अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप्स बहुत हाई रहा है। टॉप 1% जो है वो एवरेज 5.4 करोड़ रुपए जो है वो वेल्थ में होल्ड करते हैं, 40 गुना ज़्यादा एज कम्पेयर टू एन एवरेज इंडियन। ठीक है। बॉटम 50% या मिडल 40% जो है वो 1.7 लाख और 9.6 लाख रिस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं। तो सजेशंस यही दिए गए हैं इस वर्किंग पेपर में कि मल्टीपल सोर्सेज जो यूज़ किए गए हैं इनकम और वेल्थ के इनइक्वालिटी के, उसको आप बैलेंस करने के लिए रीस्ट्रक्चर करो टैक्स कोड को, और एक सुपर टैक्स जो है वो 2% का नेट वेल्थ पर जो वेल्दिएस्ट फैमिलीज हैं उनके ऊपर इम्पोज करने को सजेशन दिया गया है। ऑफ कोर्स ये सजेशन जो है वो बहुत ही रिग्रेसिव होगा अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पूसा बासमती राइस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कंट्री का जो बासमती राइस एक्सपोर्ट्स है वो न्यू हाई अचीव कर चुका है, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं IARI के वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इलीगल प्रोडक्शन जो पाकिस्तान कर रहा है इसी पूसा बासमती के जो है वो यूज़ करते हुए, वो एक तरह से थ्रेटन कर सकता है इंडियन एक्सपोर्ट्स को। ठीक है। तो बासमती राइस जो है वो यूनिक ग्रेन होता है, कुकिंग क्वालिटी के करेक्टर्स की वजह से जो है वो जाना जाता है, बहुत अच्छी इसकी जो है अरोमा होती है। तो ट्रेडिशनल बासमती राइस का जो है इम्प्रूवमेंट जो है IARI ने बनाया था पूसा बासमती 1989 में। ठीक है। तो इससे जो है बासमती राइस को की जो बनाने की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो गई थी और प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हुई थी। तो लगभग 90% जो है अगर हम देखें इंडिया के जो बासमती राइस के एक्सपोर्ट होते हैं वो यही पूसा वैरायटी के होते हैं। ठीक है। तो कई तरह के हैं पूसा बासमती, 1121, 1509, 1460, 1401, RH10 जो कि लेटेस्ट है। ठीक है। तो जो पूसा बासमती राइस है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी उसको मिला है बासमती राइस का जो है, और ये रजिस्टर्ड भी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के अंडर। तो इलीगल कैसे कल्टीवेशन हुई? तो पाकिस्तान में PK1121 एरोमेटिक राइस के नाम से जो है इसको रजिस्टर कर लिया गया, और ये जो है कई तरह की और भी जो हमारे इंडिया ने वैरायटीज़ बनाई थी पूसा बासमती की उसको भी उन्होंने रजिस्टर कर लिया और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा चल पा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के आपको पता ही है क्या हालात हैं, और उनकी रुपी के जो है वो इतना ज़्यादा डेप्रिशिएटेड है कि वो नॉर्मल जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ही सस्ता करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी तो रुपी की जो डेप्रिसिएशन है वो इतनी ज़्यादा हुई है कि वो उनको उनका जो एक्सपोर्ट होता है वो वही 825 से 875 पर टन पड़ता है, जबकि इंडिया का जो है वो करेंसी इतनी डेप्रिशिएटेड नहीं है। तो हमारी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो 1000 से 1075 पर टन के आसपास होता है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन और UK में। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि क्योंकि सिर्फ 5 किलो ऑफ राइस जो है सीड से जो है 1 एकड़ में ये राइस उगाए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान ने जो है ये पंजाब और हरियाणा से होलसेल मंडी से या फिर फील्ड्स में से अक्रॉस द बॉर्डर जो है ये प्रोक्योर कर लिए ये पूसा बासमती, और इसको जो है वो वहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके अपनी वैरायटीज उसको बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मॉल स्केल LNG। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट जो है वो गेल द्वारा इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली विजयपुर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में। तो LNG होता क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक नेचुरल गैस जो कि उसको कूल किया गया है लिक्विड स्टेट से ताकि वो स्टोर उसको और शिप किया जा सके। ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक और नॉन कोरोजिव ये
गैस होती है, टिपिकली इसमें 85 से 95% मीथेन होता है, लेकिन ये 40% लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है दैन कोल और 30% लेस दैन ऑयल। ठीक है, तो इसको कूल किया जाता है नेचुरल गैस को -161 डिग्री सेल्सियस पर, और ये कूल गैस जो होती है इसको कंडेंस किया जाता है एक लिक्विड में, और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो है वो जो है क्लोज रखा जाता है। ठीक है, और इसको डबल हल्ड शिप्स में लार्ज वॉल्यूम ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम देखें तो बहुत ही एज़ कम्पेयर टू डीजल ये जो है क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, और रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं इससे, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस भी करती है ये। ठीक है, तो ये जो ये व्हीकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीजल व्हीकल्स, थोड़ी एलएनजी के जो व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा रेंज के होते हैं, सेम अगर हम फ्यूल टैंक भी लें तो भी। इंडिया जो है अपनी हाफ ऑफ द नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करता है, लेकिन क्रूड ऑयल से ज़्यादा क्रूड ऑयल से कम इंपोर्ट होता है। तो अगर हम एलएनजी की तरफ मूव हो जाएंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं, ये देखा गया है कि कई कंट्रीज़ में जैसे चाइना में कि मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ तो किया जाता है इसको, लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं क्योंकि लैक ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी इन व्हीकल्स की, हायर इनिशियल कॉस्ट होती है इन व्हीकल्स की एज़ कम्पेयर टू डीजल व्हीकल्स, और एलएनजी व्हीकल का फाइनेंसिंग इकोसिस्टम भी अभी नहीं है, और जो एलएनजी का रिटेल नेटवर्क है, जैसे हमारे पेट्रोलियम का जो पाइपलाइंस है या उसका जो नेटवर्क है रिटेल नेटवर्क, वो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन इसको जो है एलएनजी का जो नेटवर्क है अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। कंपनीज जैसे गेल और पेट्रोनेट ये बना तो रही हैं इकोसिस्टम ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जैसे पेट्रोनेट ने कुछ कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट किया है और पब्लिक सेक्टर ऑयल और गैस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके एलएनजी फ्यूल ट्रक्स और बसेस बनाने के पर जो है वो ट्रायल शुरू किया है। गवर्नमेंट भी जो है SSLNG फैसिलिटीज़ जो है वो बना रही है ताकि LNG की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो इंडियन ऑयल कंपनी भी जो है वो LNG डिस्पेंसिंग स्टेशंस जो है बनाने के लिए तैयार है मेजर हाईवेज़ पर। ठीक है, तो स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता क्या है, कोई डेफिनेशन इसकी स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसको फिर जो है पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसको हम एस या स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रक्स लगते हैं, स्मॉल वेसल्स लगते हैं इसको जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में। तो नीड क्या है इसकी, नीड ये है कि हम अडॉप्शन और जो है यूज़ चाहते हैं नेचुरल गैस का बढ़े कंट्री में, तो हम अपना नेचुरल गैस का शेयर भी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं प्राइमरी एनर्जी मिक्स में 15% तक बढ़ाना चाहते हैं हम 2030 तक। लेकिन अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं, खासकर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नेचुरल गैस की पाइपलाइन ग्रिड अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो एलएनजी को डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लार्ज स्केल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं और उसमें कई साल लग जाएंगे उनको कंप्लीट होने में, और लास्ट माइल अगर कंप्लीट भी हो जाएंगे तो भी लास्ट माइल डिलीवरी चैलेंजेस तो फिर भी रहेंगे। तो इसीलिए एक सोल्यूशन ये दिया जाता है कि SSLNG की तरफ मूव करो और रीगैसीफाई करो, मतलब जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको लिक्विड को दोबारा से गैस में बनाओ और उसको स्मॉल वेपराइजर्स का यूज़ करते हुए बनाओ और फिर उसको एंड यूजर्स तक गैस फॉर्म में लेके जाओ और बाद में इसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करो जब उसको यूज़ करना हो तो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है वो भाषा नेट पोर्टल जो है वो अनवेल करने वाले हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पर। तो नेशनल इंटरनेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, 2003 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश की गई कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसको सेटअप किस लिए किया गया था, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स जो है इंडिया का यूज़ करने के लिए, और जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है उसको यूएस बेस्ड सर्वर्स पर ना भेजने की ज़रूरत पड़े या अब्रॉड ना भेजने की ज़रूरत पड़े, डोमेस्टिक ट्रैफिक हमारी कंट्री में ही रहे। ठीक है, यहीं पर उसकी जो है प्रोसेसिंग हो डेटा की। जो .in कोड होता है वो भी रजिस्ट्री जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास ही होती है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे क्या है, इसको हर साल मनाया जाता है, एक्चुअली लास्ट ईयर से ही मनाना शुरू किया गया है इसको। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप और इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के द्वारा मिलकर, तो इसमें जो है अवेयरनेस जनरेट की जाती है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अडॉप्शन के बारे में, कि वर्चुअल, इन पर्सन या हाइब्रिड इंफॉर्मेशनल या ट्रेनिंग सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो डोमेन नेम्स, ईमेल एड्रेसेस,
इंटरनेट की कैसे पेनिट्रेशन बढ़ाई जाए, इन सब के बारे में अवेयरनेस इसमें जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थ आर। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पावर डिस्कॉम्स जो नेशनल कैपिटल की हैं वो अर्थ आर को सक्सेसफुल बनाने के लिए 23 मार्च की नाइट को कंज्यूमर्स को इनकरेज कर रही हैं कि 1 घंटे के लिए वो भी अपने नॉन एसेंशियल लाइट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद कर दें। ठीक है। तो अर्थ आर एक ग्लोबल ग्रास रूट्स मूवमेंट है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर एक्शन लेने के लिए इसको बनाई गई थी, लोगों को यूनाइट करने के लिए, ताकि प्लानट को प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इसको शुरुआत हुई और हर साल मार्च के एंड में जो है ये अर्थ आर मनाया जाता है। इस दिन जो है होता क्या है कि 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक लोकल टाइम में 1 घंटे के लिए सब अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट्स और कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं अपनी नॉन एसेंशियल लाइट्स को बंद करके। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है? एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि 1961 में फाउंड किया गया था टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका मिशन यही है कि प्लैनेट के नेचुरल एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन को रोकना। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फिनलैंड जो है वो दोबारा से जो है वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बनकर सामने आया है 7th ईयर इन अ रो में। और ये कहाँ से पता लगा है हमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि यूएन स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है। ठीक है। तो एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो गैलप पोल, ऑक्सफोर्ड वेल बैंक रिसर्च सेंटर, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का एडिटोरियल बोर्ड द्वारा जो है पब्लिश की जाती है हर साल। और इसमें 6 फैक्टर्स देखे जाते हैं: सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो उसके बेस पर स्कोर दिया जाता है 3 ईयर के एवरेज पीरियड पर। अगर हम इस साल का जो है ये रिपोर्ट देखें तो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं अभी भी डोमिनेट कर रही हैं टॉप रैंकिंग्स में। फिनलैंड फर्स्ट पर है। ठीक है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है। इंडिया का इसमें 126 रैंक आया है। और इंडिया में ये देखा गया है कि ओल्ड एज के जो मेन हैं वो ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल। ओके। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्बेस्टोस। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव बैन अनाउंस किया है डेडली कार्सिनोजन एस्बेस्टोस के ऊपर। तो एस्बेस्टोस एक जेनरिक टर्म है ग्रुप ऑफ 6 सिलिकेट मिनरल्स की, जो कि जिनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सर्पेंटाइन और एम्फीबोल्स। ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ये हीट और कोरोजन को रेसिस्टेंट होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल ड्यूरेबल होते हैं, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, लो हीट कंडक्टिविटी होती है और हाई रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। तो इसको एक बार कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए वाइडली यूज़ किया जाता था इंसुलेशन और कंज्यूमर गुड्स में। और इसको खासकर रशिया, कजाकिस्तान, ब्राज़ील और चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। लेकिन इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत बुरे हैं। WHO के मुताबिक इससे लंग कैंसर और कई तरह के और भी कैंसर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट ग्रूट। ये टॉपिक आपके एक्चुअली जो ये GR आगे 00 है तो इसको फिर भी हम ग्रूट ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो AI चिप लीडर ने एनवीडिया ने अनाउंस किया है प्रोजेक्ट ग्रूट, जो कि रेवोल्यूशनाइज करेगा ह्यूमनॉइड रोबोट्स को। तो ग्रूट का मतलब है जनरलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी। तो ये मल्टी मॉडल AI सिस्टम है जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को के माइंड की तरह काम करेगा, लोगों की नेचुरल लैंग्वेज को सीखेगा, मूवमेंट्स को भी एमुलेट करना सीखेगा, मतलब कॉपी करना सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा ह्यूमन एक्शंस को और लर्न करेगा कैसे कोऑर्डिनेट करना है, जो है बाकी के स्किल्स कैसे सीखने हैं। ठीक है। तो ह्यूमन रोबोट्स को जो है एम्पावर करने का ये AI टूल है एक। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोको प्रोडक्शन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कोको बीन्स की शॉर्टेज की वजह से जो है आइवरी कोस्ट और घाना के जो है प्रोसेसिंग प्लांट्स वो बंद हो गए हैं, जबकि 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन को आइवरी कोस्ट और घाना ही पूरा करता है कोको की। तो कोको एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है जो चॉकलेट्स अराउंड द वर्ल्ड के लिए ग्रो की जाती है। और ये क्रॉप है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की, नेटिव है ये अमेजॉन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका की। तो इसको 300 मीटर अबव मीन सी लेवल जो है वो प्लांट किया जाता है। लगभग 1500 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। डीप और वेल ड्रेन्ड सॉइल्स चाहिए होती हैं इसको। पीएच रेंज 6.5 से लेकर 7 तक चाहिए होती है। ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड अगर हम देखें तो 70% ऑफ वर्ल्ड की कोको बीन्स जो हैं वो 4 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आती हैं, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और कैमरून से। और इंडिया में मेनली इसको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is World Inequality Lab report. This topic is important for your social issues. So as per a paper released by World Inequality Lab, the shares of income and wealth of India's top 1% at stand at 22.6% and 40.1% respectively, which is at the highest historical levels in 2022 and 2023. So, what is World Inequality Lab? It's basically a research center at Paris School of Economics, and it aims to promote research on global inequality dynamics. It works in close coordination with a large international network of researchers. And what are the key takeaways of the recent report? So, this has created this the four economic researchers have created serious data on income and wealth inequality in India, and they have named this paper Billionaire Raj. So they have said that top 1% income and wealth shares were at their highest ever historical levels in India, and India's top 1% income share is among the very highest in the world. According to the paper, top 1% holds an average of 5.4 crore rupees in wealth, which is 40 times the average Indian. The bottom 50% and the middle 40% hold 1.7 lakh and rupees 9.6 lakh respectively. Okay, so this working paper has suggested that we should restructure the tax code to account for both income and wealth disparity and ensure broad-based public investment in health, education, and nutrition. So this report has also suggested a wealth tax of 2% on 167 wealthiest families of in 2022 and 2023 period. Okay, so the next topic is Pusa Basmati rice. This topic is important for your environment and your economy section both. So even as countries' basmati rice exports are expected to reach new heights, scientists at the IARI have warned of the illegal production of its blockbuster varieties in Pakistan. So as per IARI, the illicit seed sales and cultivation of IAR varieties in Pakistan has started with Pusa Basmati 1121. Okay, we know that basmati rice is known for its unique grain and cooking quality characters and pleasing aroma, but and this traditional basmati rice varieties are long duration, and that's why I had to introduce genetic improvement of basmati rice. So the Pusa Basmati rice 1 came into 1989, and this also reduced the duration of traditional basmati rice varieties from 160 days to 120 days, and it also led to the enhancement of its productivity. So roughly about 90% of India's projected exports of basmati constituted by this Pusa variety. Okay, so there are several other varieties of Pusa basmati rice also mentioned here. So if we look at the registration of Pusa basmati rice in India, then all these varieties are notified under the Seeds Act of 1966 for cultivation, and they are officially demarcated as geographical indication area. The seven northern states have been demarcated as the geographical indication area of basmati rice within India. So they are registered under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act of 2001. So what is the illegal cultivation status of Pusa basmati rice? So actually, the Pakistanis have registered these Pusa variety as PK1121 or aromatic, and they are marketing it as 1121 Kanat Basmati. So what has happened is that Pakistani rupee has depreciated to such a low level that it enables the country to export its basmati brown rice to European Union and United Kingdom at much lower rate than India. Okay, so how they stole this Pusa basmati from India. So basically, it just takes about 5 kgs of seeds to plant an acre of Pusa basmati rice. So Pakistanis, they procured these grains from fields across the border from Punjab and Haryana, and they could have even procured it from wholesale mandis of Punjab and Haryana. Okay. So the next topic is small scale LNG. This topic is important for your economy section. So India's first small scale liquefied natural gas unit was inaugurated at GAIL India Limited's Vijaypur complex in Madhya Pradesh. So what is LNG?
LNG is a natural gas which has been cooled to a liquid state for storage and shipping. So it's an odorless, colorless, non-toxic, and non-corrosive gas, and it typically contains 85 to 95% of methane, but it produces 40% less carbon dioxide than coal and 30% less than oil. Okay, so LNG is created by cooling natural gas to minus 161 degrees Celsius. So this cooled gas condenses into a liquid at close to atmospheric pressure. So this LNG is loaded onto double hulled ships for large volume ocean transport. And if we compare it with diesel, then it is of course cleaner. It comes with reduced carbon dioxide emissions and negligible amounts of PM emissions, nitrogen oxide and sulfur dioxide emissions. So LNG offers a slightly longer range to vehicles also than diesel vehicles with similar fuel tanks. India imports about half of its natural gas, but it is still lower than what we import in case of crude oil. So that's why if we move to LNG, we would be able to have substantial foreign exchange savings. But there are certain challenges also, like we have seen from China's example. In India, we are having a lack of easy availability of LNG powered vehicles. Higher initial cost is there for these vehicles. There is an absence of LNG vehicle financing ecosystem, and there is almost non-existent LNG retail network as compared to petroleum and diesel. Okay, so still GAIL and Petronet are taking the lead. Petronet is collaborating with commercial vehicle manufacturers and other public sector oil and gas companies. And government is also promoting SSLNG facilities to ensure availability of LNG at remote locations. Okay, so they are also Indian Oil Company is also looking to build LNG dispensing stations along major highways. Okay, so what is small scale liquefied natural gas? So there is no standard definition of this globally nascent industry, but still SSLNG involves turning natural gas into liquid and then moving it using different methods on a smaller scale as compared to usually big operations. So this includes liquefying and transporting natural gas in smaller quantities. So simply we can say that LNG is supplied in specialized trucks and small vessels to industrial and commercial consumers. Okay, so SSLNG chain can start from a large scale LNG import terminal from where the LNG originates. Okay, so what is the need of it? Because we want to push adoption and use of natural gas across our sectors, across our different economic sectors. So, we want to increase the share of natural gas in our primary energy mix by to 15% by 2030. So we also, because we have a major challenge in transportation of gas to places which are not connected by the country's natural gas pipeline grid. So this hinders the use of LNG directly as fuel. So large scale pipeline projects which are even being constructed right now will still have the problem of last mile delivery. Okay, so the solution lies in SSLNG, where the buyer would regasify the LNG using small vaporizers and then supply it to end users. Okay, where the fuel will be used directly in its liquid form and it would be supplied to end users without regasification. So the next topic is National Internet Exchange of India. This topic is important for our economy section. So National Internet Exchange of India is set to unveil BhashaNet portal for the upcoming Universal Acceptance Day. So National Internet Exchange of India was established in 2003 as a not-for-profit organization under Companies Act of 2013. So it was set up to extend the use of internet service protocols for the purpose of routing domestic traffic within the country. So it is tasked to increase internet penetration and adoption in India. And IN code, that is the IN domain, is also being taken care of by NIXI since 2004. So it is the National Internet Registry of India, of course. So what is Universal Acceptance Day? So it is held annually. Actually, since last year, it is being observed on 28th March. So it is an community-led Universal Acceptance Steering Group and Internet Corporation for assigned names and numbers led event, in which awareness is spread to encourage universal acceptance through a mixture of virtual, in-person, hybrid sessions. Okay, so the next topic is Earth Hour. This topic is important for your environment section. So power discoms in the national capital, they are gearing up to make the Earth Hour successful by encouraging the consumers to switch off non-essential lights
and electric appliances for 1 hour on 23rd March night. So Earth Hour is a global grassroots movement which unites people to take action on environmental issues and protect the planet. So it is organized by World Wildlife Fund. So it was started in Sydney in 2007, and it is actually observed at the end of March every year. So during this Earth Hour, people are encouraged to switch off their lights for 1 hour from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. local time, and governments and companies also participate by turning off their non-essential lights during this time. Okay, so what is World Wildlife Fund? So it's an international NGO founded in 1961 to protect endangered species of wildlife and preserve natural habitats. So basically, the motive is to stop the degradation of planet's natural environment. So the next topic is World Happiness Report 2024. This topic is important for your social issues. So Finland has claimed the title of world's happiest country for the seventh consecutive year, according to annual UN-sponsored World Happiness Report. So annual World Happiness Report is a partnership of Gallup Poll, the Oxford Wellbeing Research Center, the UN Sustainable Development Solutions Network, and the World Happiness Report's editorial board. So it is based on a global survey data from people based on people's own assessments of their happiness, and it considers six key factors: social support, income, health, freedom, generosity, and the absence of corruption. So basically, it assigns a happiness score based on an average of data over a 3-year period. So Nordic nations continue to dominate these rankings, of course, and Afghanistan is the at the bottom of this list. So this report underscores a change wherein the happiest countries no longer include any of the world's most populous nations. So India has been ranked as at 126th, and a trend has been observed there where older Indian men, particularly those in the higher age brackets, and they are presently married and who are educated, they have reported greater life satisfaction compared to their counterparts. So the next topic is asbestos. This topic is important for your environment section. So recently, US has announced a comprehensive ban on all forms of deadly carcinogen asbestos. So it's a generic term for a group of 6 silicate minerals with similar but distinct properties. So they have been divided into two subgroups: serpentine and amphiboles. So they are resistant to heat and corrosion. They are non-flammable. They have extremely flexible and durable properties. They have good tensile strength. They are they have low heat conductivity and high resistance to electricity. So they are used in construction materials, insulation, and consumer goods. And India's asbestos requirement is met through imports from Russia, Kazakhstan, Brazil, and China. But they have major health impacts apart because it's a carcinogen. It causes lung cancer and many other types of cancers in the body. So the next topic is Project Groot. This topic is important for your science and tech section. So AI chip leader NVIDIA has announced Project Groot. It's not double O, it's 00, and it promises to revolutionize the evolution of humanoid robots. So Project Groot stands for Generalist Robot 00 technology. So basically, it's a multi-model AI system which acts as the mind for humanoid robots, allowing them to learn new skills and interact with the real world. So the robots built on this platform are designed to understand natural language and emulate movements by observing human actions, like instantly learning, coordination, dexterity, and other skills. This project aims to empower humanoid robots with human-like understanding and movement using AI. So the next topic is cocoa production. This topic is important for your economy section. So a shortage of cocoa beans has led to a near shutdown of processing plants in Ivory Coast and Ghana, which are the two most countries responsible for the global production of cocoa, about 60% of it. So it's an important plantation crop which is grown for chocolates around the world. It is known as a crop of humid tropics, and it is native to Amazon basin of South America. It can be grown up to 300-meter above mean sea level. It requires an annual rainfall of 1500 to 2000 millimeters. So it requires deep and well drained soils. It grows well in pH range of 6.5 to 7, and about 70% of the world's cocoa beans come from four West African countries: Ivory Coast, Ghana, Nigeria, and Cameroon. And in India, it is mainly cultivated in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.